नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं देहरादून में बीजेपी द्वारा आयोजित संगठन पर्व 2025 में सीएम धामी जो है वो शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। जनता पार्टी ही है जो किसी भी कार्यकर्ता को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैंने हर्ष मल्होत्रा जी को देखा था और उनके चुनाव में मैं गया नामांकन के अवसर पर। इतनी सहजता से, सरलता से सारा कार्यक्रम चल रहा था। मैंने आपसे पूछा थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा हर्ष जी यहाँ कार्यकर्ताओं की सारी टीम लगी है? तो बोले भाई साहब सारी टीम मजबूती से लगी हुई है यहाँ पर, क्योंकि आपका सबके साथ एक एक के साथ संबंध था और चुनाव तो आप जीत ही गए, जीतना ही था। जिस प्रकार का चुनाव से पहले ही मैंने माहौल देखा, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री परिषद की सूची आई, उस सूची में मैंने हर्ष मल्होत्रा जी का नाम देखा तो सच बताऊं मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं कह नहीं सकता आपको। ऐसे आज के पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी और आज हम सब लोग जिनके लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, एक लंबा कालखंड बाल्यकाल से लेकर हमारे सभी मंचासीन वक्ताओं ने उनके बारे में बताया और सच में हमारा और महेंद्र भट्ट जी का लंबे समय से साथ है। आप प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, उसके बाद ही मुझे भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस दायित्व पर मुझे अवसर मिला और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर शिखर तक की यात्रा और बहुत सहजता से, सरलता से जिन्होंने सभी कामों को सबको साथ में लेकर आगे बढ़ाया है। आज जो दूसरी बार ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और आज जिनकी विशेष भूमिका इस पूरे चुनाव में रही। और कल तो जब हम सब लोग प्रांतीय परिषद, राष्ट्रीय परिषद के लिए अपने नाम वहां भर रहे थे या महेंद्र भट्ट जी का नामांकन करवा रहे थे, तो वो बिल्कुल गंभीर मुद्रा में थे हमारे चुनाव अधिकारी आदरणीय खजानदास जी। एक बार ताली बजा दीजिए सब लोग। अब मैंने कहा अंतिम वक्ता के रूप पूरे चुनाव को जिन्होंने बहुत विधिवत रूप से संपन्न करवाया और हम सबको जिनका लगातार पिछले कई वर्षों से मार्गदर्शन मिल रहा है, सारे चुनाव में हमको विजयश्री मिल रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया है, एक मिथक था जो तोड़ा, एक परिपाटी थी जो बदली कि एक बार एक पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार। आपके प्रभारी रहते हुए आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी हमारे सह प्रभारी के रूप में, हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी और हमारे केंद्रीय मंत्री अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टमटा जी, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बहुगुणा जी, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के आदरणीय सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बिशन सिंह चुफाल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के माननीय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी, टिहरी की लोकप्रिय सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी एवं मंच पर
अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, पार्टी ने एक बार फिर से महेंद्र भट्ट पर ही भरोसा जताया है। महेंद्र भट्ट का निर्विरोध पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में पिछले काफी समय से प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब इस पर बीजेपी ने फाइनल फैसला कर लिया है और बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की पद की कमान जो है वो सौंप दी है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई भी दी है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से महेंद्र भट्ट को जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दोबारा से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। इस दौरान सीएम धामी ने यह भी कहा कि अनुभव का लाभ मिलेगा, यानी दोबारा से जब वो बनते हैं तो उनके अनुभव का राज्य को काफी लाभ मिलेगा। तो महेंद्र भट्ट जो है वो दोबारा से उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। आपको बता दें, इनके विरोध में कोई नहीं खड़ा था, ये निर्विरोध चुने गए हैं। राष्ट्रीय परिषद सदस्यों ने भी इसकी घोषणा की। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें उत्तराखंड से। तो आपको बता दें, महेंद्र भट्ट को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दोबारा से सरकार ने इन पे भरोसा जताया है और इसकी वजह से इन्हें दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। महेंद्र भट्ट जो है वो दोबारा उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। सीएम धामी ने इन्हें लेकर कहा कि अनुभव का लाभ मिलेगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश, दोबारा से महेंद्र भट्ट को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कुछ माहौल है, किस तरह का सिचुएशन है, कैसे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरह का उत्साह है इसे लेकर? हितेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रदेश अध्यक्ष पर महेंद्र भट्ट का लगातार दूसरी बार चुना जाना तय हो गया है। हितेश, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से धामी सरकार ने महेंद्र भट्ट पर जो है वो भरोसा जताया है। दोबारा से महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। निर्विरोध जो है वो महेंद्र भट्ट चुने गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय परिषद सदस्यों ने इसकी घोषणा की है। तो ये बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, उत्तराखंड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर चर्चाएं जो हैं वो चल रही थी और इस बीच महेंद्र भट्ट को दोबारा से ही उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। सीएम धामी ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि दोबारा से आप अध्यक्ष बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर ये बधाई दी गई है। आपको बता दें, एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के पद की कमान जो है वो महेंद्र भट्ट को सौंप दी गई है। लंबे समय से चर्चाएं जो हैं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही थी, लेकिन आज वो फाइनल हो गया है। महेंद्र भट्ट को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। दोबारा से पूरी पार्टी ने उन पे भरोसा जताया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये निर्विरोध जो है महेंद्र भट्ट जो है अध्यक्ष बने हैं। इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं था। पार्टी ने एक बार फिर से महेंद्र भट्ट पर भरोसा जताया है। वहीं सीएम धामी ने इन्हें लेकर कहा कि अनुभव का लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं, जहां दोबारा से महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। लंबे समय से चर्चाएं जो हैं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही थी। अटकलें लगी हुई थी कि आखिरकार किसे बनाया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष। आखिरकार आज सरकार ने ये फाइनल कर दिया, नाम का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी कि महेंद्र भट्ट ही जो है दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। तो ये दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष जो है महेंद्र भट्ट को बना दिया गया है, नामों का ऐलान कर दिया गया। साथ ही महेंद्र भट्ट के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाइयां भी दी गई हैं। लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का भी माहौल जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। जो भी महेंद्र भट्ट के पक्ष में रहे हैं, उनका जिनका समर्थन रहा है, वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश, जिस तरीके से लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष के नामों की घोषणा को लेकर चर्चाएं तेज थी, वैसे में आज आखिरकार सरकार ने दोबारा से महेंद्र भट्ट को जो है प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। किस तरह का माहौल है, क्या कुछ अपडेट है?
जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि जिस तरीके से कई विरोधी खेमे भी लगे हुए थे जी और उनका जो मंसूबा था वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। एक बार फिर भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष पद पर महेंद्र भट्ट का लगातार दूसरी बार चुना जाना तय हो गया है। इस जी पद के लिए केवल भट्ट का ही नामांकन हुआ है। आपको बता दूं, आज प्रांतीय परिषद की बैठक में केंद्रीय चुनाव अधिकारी हर्ष मल्होत्रा और भट्ट और राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं जो निर्वाचन का जो औपचारिक ऐलान करेंगे। सोमवार को जिस तरीके से एक बैठक हुई थी प्रदेश कार्यालय में, सीएम पुष्कर सिंह धामी थे और जी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा समेत कई जी नेताओं की उपस्थिति में महेंद्र भट्ट ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास को सौंपा था। जी आज घोषणा के साथ ही महेंद्र उत्तराखंड भाजपा को दूसरी बार अध्यक्ष बनाने वाले पहले नेता हो जाएंगे। भट्ट 10वें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। जी जी बिल्कुल, ये बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है कि ये पहले ऐसे प्रदेश अध्यक्ष होंगे जो लगातार दूसरी बार बनेंगे। अगर बात की जाए महेंद्र भट्ट की, तो उनकी अभी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या उनसे बात हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए महेंद्र भट्ट अभी अपने समर्थकों के साथ में है, लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अभी कुछ खास बात उनसे अभी हो नहीं पाई है, लेकिन जिस तरीके से महेंद्र भट्ट की ताजपोशी की तैयारी में भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए, समर्थक लगे हुए, तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा का जो संगठन का जो कहना है कि आने वाले विधानसभा 2027 का जो चुनाव होगा वो बहुत अहम होगा और इन्हीं के बल पर वह चुनाव जीतने का काम करेंगे। जी बिल्कुल हितेश, अगर बात की जाए, क्योंकि दोबारा से इन पे भरोसा जताया गया है, ऐसे में 2027 में विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या कुछ चैलेंजेस इस बार महेंद्र भट्ट के सामने हो सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो उनके कार्यों का अनुभव है उस अनुभव का जो लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और जिस तरीके से महेंद्र भट्ट पिछली बार भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव जो आने वाला है 2027 से, वो कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, बड़ा चुनौतीपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं। उधर दूसरी तरफ से विपक्ष भी हमलावर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हितेश इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रामनगर से है, जहां कार्बेट टाइगर रिजर्व के काला ढग स्थित वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान में फॉरेस्ट गार्ड्स के पहले बैच की ट्रेनिंग जो है वो सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। आपको बता दें, ये प्रशिक्षण केंद्र राज्य के वन विभाग द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य है वन और वन्य जीव सुरक्षा में लगे फॉरेस्ट गार्ड को आधुनिक और व्यवहारिक जानकारी से लैस करना। तो आपको बता दें, कालागढ़ ट्रेनिंग सेंटर में ये फॉरेस्ट गार्ड की जो ट्रेनिंग हुई है वो समाप्त हो गई है। वन्य सुरक्षा के लिए ये जवान जो है वो पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और इन्हें आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है ताकि वो वन्य जीवन सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। वनारक्षी के पद पर तैनात हूँ, तो जिसके लिए मुझे कॉर्बेट वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ 1 जनवरी से 30 जून के अंदर वहाँ 6 माह के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। तो वहाँ पर हमें जंगल के बारे में बेसिक चीज़ें बताई गई, क्योंकि इससे पहले हम फील्ड में भी रह चुके हैं। तो जो चीज़ें हमने फील्ड में, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फील्ड में नहीं हो पाती है, तो इसके लिए हमारे लिए जैसे वन अपराध हो गया और जनता के साथ हमारा बिहेवियर और जानवरों की रक्षा कैसे करें, और स्पेशली हमें जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, क्योंकि जंगल में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पैदल गश्त करना असंभव है, तो उन क्षेत्रों में हम ड्रोन के द्वारा पेट्रोलिंग करते हैं। और ये चीज़ें बताया गया और MS ट्रैप के बारे में बताया गया और GPS के बारे में बताया गया कि GPS के द्वारा कैसे हम नियमित गश्त करें और जंगल की स्थिति देखें। सर, मेरा नाम पंकज रावत है। मैं इससे पहले सरअब्दुली रेंज में वनारक्षी के तौर पर कार्यरत था। अनुभव में ये कहूँगा कि पहले काफ़ी चीज़ों के बारे में इतना प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं था, तो मतलब पहले जैसे जाते थे छोटी मोटी गलतियां होती थी उनके बारे में पता नहीं था, लेकिन अब यह है कि वनस्पतियों के बारे में पहले पता नहीं था कि कौन सा किस टाइप का। ट्रेनिंग में हमको हर चीज़ बताई गई, वनवर्धन के बारे में बताया गया। और ये एक बार वकील सर को भी बुलाया गया था कि उन्होंने बताया कि हम जब पहले H2 केस वगैरह काटते हैं उसमें क्या क्या गलतियाँ करते हैं छोटी मोटी, तो वो सब गलतियाँ नहीं करनी है। और हमें थोड़ा ऐसा अलग से एक्सपीरियंस ये भी दिया गया है कि जैसे कभी माना अनुभव मतलब होता है कि कभी हाथी दिख गया जंगल में अचानक से या टाइगर दिख गया, तो मतलब डरना नहीं है और मतलब उसके सामने ऐसा खड़ा रहना है और थोड़ा अगर थोड़ा चिल्ला लो या फिर थोड़ा आपके पास लठ रहता है उसको थोड़ा नीचे मारो आराम से, तो वो अपने आप अपना रास्ता मोड़ के चला जाता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। सचिव
पीडब्ल्यूडी डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने आदेश जारी किया है। उन्होंने सभी प्रमुख अभियंताओं, मुख्य अभियंताओं, क्षेत्रीय अधिकारी, बीआरओ के अधिकारी को आदेश जारी किया। बताया गया है कि मानसून अवधि में राज्य की सड़कों और पुलों को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। कोई भी कार्मिक कार्यों में लापरवाही जो है वो नहीं बरतेगा। यह आदेश जो है मुख्य सचिव की तरफ से किया गया है। मानसून अवधि के दौरान जेसीबी मशीन और मैन पावर पर भी कार्य किया जाए, इस तरह के कई दिशा निर्देश जो हैं उनकी तरफ से दिए गए हैं। आपको बता दें, मार्गों और पुलों के आवागमन हेतु सुचारू रखने का कार्य जो है वो पूरी तरह से होना चाहिए। इस तरह के कई आदेश जो हैं पंकज पांडे की तरफ से दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रुड़की से है, जहां बरसात के मौसम को देखते हुए हरिद्वार पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और इस दौरान आपको बता दें कि बुग्गावाला पुलिस द्वारा ग्राम तिलपुरा की नदी में आपदा राहत बचाव कार्यों के लिए मॉक ड्रिल भी की गई। मॉक ड्रिल में तिलपुरा नदी में कुछ लोगों और बच्चों के फंसे होने की सूचना पर तत्काल आपदा राहत टीम जो है वो मौके पर पहुंची और बाढ़ में फंसे 2 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 पुरुषों को रेस्क्यू किया गया और उनको प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा गया। आपको बता दें, बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत सामग्री भी वितरण किया गया। इस दौरान लोगों को बरसात के समय नदियों से दूर रहने के साथ साथ आपदा के दौरान बचाव के महत्वपूर्ण टिप्स भी उन्हें दिए गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मॉनसून सीजन के दौरान राजधानी देहरादून में जल भराव, नालियां चौक की कई घटनाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, जिसके बाद अब विपक्षी दल कांग्रेस ने नगर निगम प्रशासन और नवनिर्वाचित मेयर पर जुबानी हमला बोल दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस नेत्री गरिमा दसौनी ने कहा कि नगर निगम प्रशासन अपनी लापरवाहियों को मड्डा पर थोपने का काम करती है और मड्डा यानी एमडीडीए द्वारा राज्य सरकार पर ऐसे में शहर की जनता की परेशानियों की सुध लेने के लिए कोई नहीं है। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि नगर निगम को चाहिए कि वो प्लानिंग के साथ इस मॉनसून सीजन में काम करे ताकि जनता की परेशानियों को खत्म किया जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इसका खामियाजा अभी मॉनसून सीजन में उठाना पड़ रहा है। इसके बाद डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारियां भी फैल सकती हैं। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन्होंने करना किसी ने कुछ नहीं है। जो नगर निगम है वो एमडीडीए पे डालता है सारी बात, एमडीडीए जो है वो राज्य सरकार पे डालती है, वो तमाम दूसरे कार्यों पर या दूसरे विभागों पर टोपी पहनाने का काम करते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि जनता जो दुश्वारियां उठा रही है, जनता जो कठिनाई उठा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है। आप लोग एक दूसरे पर टोपी डालने के अलावा अपना कार्य ठीक ढंग से करते। सबको पता था कि मॉनसून आने वाला है और मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि जो तैयारियां हैं वो 3-4 स्तर पर होनी चाहिए। प्री मॉनसून तैयारी होती है, ड्यूरिंग मॉनसून होती है और एक पोस्ट मॉनसून होती है, लेकिन आपकी जो प्री मॉनसून तैयारियां हैं वो औंधे मुंह गिर गई हैं। आज आईना आपको देखने की जरूरत है कि आखिर आपकी तैयारी कहां तक पहुंची। जो नए मेयर साहब नियुक्त हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं, उनको कार्यक्रमों में और समारोहों में रिबन काटने से फुर्सत नहीं है, तो वो अपना काम किस समय देखेंगे। रोज समाचार पत्र में पटे पड़े रहते हैं उनकी तस्वीरें कि वो आज इस कार्यक्रम में गए, कल उस कार्यक्रम में गए। कार्यक्रम छोड़ के मेयर साहब से मेरा निवेदन है, कुछ नगर निगम का भी हाल देखिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर गढ़वाल से है, जहां उत्तराखंड राज्य खेल परिषद के राज्य मंत्री हेमराज सिंह बिष्ट पौड़ी पहुंचे हैं। उन्होंने रांसी मैदान परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने इंडोर हॉल और रांसी स्टेडियम का निरीक्षण किया और खेल सुविधाओं का भी जायजा लिया। वहीं राज्य मंत्री का कहना है कि खिलाड़ी विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और वहीं खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए राज्य सरकार उनके प्रशिक्षण और सुविधाओं को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के हित में ठोस कार्य कर रहे हैं।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डोईवाला से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरे दिन नामांकन पत्र लेने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें, डोईवाला ब्लॉक में 38 ग्राम पंचायत, 40 बीडीसी सदस्य और 410 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। वहीं गांव के विकास के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। चुनाव नामांकन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए ब्लॉक परिसर में व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और भोजपुर बीडीसी से चुनाव के मैदान में हूँ, भोजपुर क्षेत्र से। ये मैं 1 जुलाई 77 में मोथावाला में लगा था, फिर उसके बाद मैंने 80 में ट्रांसफर भोजपुर करा दिया था और 2015 तक सेवा की है, जिसमें मैं वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर रहा हूँ। तो यही है। मैं तो एक तो मान सम्मान दिलवाने के लिए, बुजुर्गों को सम्मान नहीं मिल रहा है, उस सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। और दूसरे जो है, जो लोग समाज में जो है, मतलब ये हो गया कि हम बड़े हैं, पैसे के बल पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और जो है समाज में कोई भी व्यक्ति काम कराने के लिए जाता है, उससे जो है कुछ ना कुछ धन जो है प्राप्ति करते हैं। अच्छा, इनको हटवाऊं। समस्याएं भी हैं आपके? समस्या हमारे यहाँ कोई नहीं है। समस्याएं ऐसी कुछ नहीं है। पानी की समस्या हल हो जाएगी और सड़क की समस्या को देखा हल किया जाएगा। सबको साथ लेके चलने वाले हैं। हाँ जी, सबका साथ, सबका विकास। मेरा नाम निशा है और मैं माझी ग्राम से प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। भैया, मैं गांव के विकास के लिए कार्य करना चाहती हूँ और अपनी जनता को साथ लेके चलना चाहती हूँ। भैया, समस्याएं तो बहुत है, पर अब देखते हैं, उसका निवारण करेंगे। अब सबको साथ लेके चलना है। सुनील यादव है, मैं रानीपुरी ग्रांड तृतीय से बीडीसी के लिए नामांकन पत्र लिया है। मेरा शांतिनगर में, रानी पोखरी में, तमाम क्षेत्रों में और भी काम किए हैं। इसी मकसद से आगे और जो काम छूट चुके हैं रहे हैं और आगे कार्य के लिए मैं दोबारा बीडीसी पद का उम्मीदवार बनना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि समस्त ग्रामवासी ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करें। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर कुमाऊं से है, जहां कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने स्वामी राम स्ट्रीट कैंसर यूनिट के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान कैंसर यूनिट के लिए 150 बेड की नई बिल्डिंग तैयार हो रही है, जिसका निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें, कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि ये परियोजना जो है वो दिसंबर 2025 तक पूरी की जानी है, ताकि कुमाऊं मंडल ही नहीं बल्कि आसपास के दूर दराज के कैंसर रोगियों को बेहतर सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जा सके। वहीं निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता की गहनता से जांच की गई, साथ ही निर्माण एजेंसी को सख्त करने के निर्देश दिए गए। देखिए, वर्तमान में तो जो यहाँ पे कैपेसिटी है वो 40 बेड्स की है, जिसमें कि कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन एक तो आईसीयू यहाँ पे नहीं है और दूसरा ये बेड कैपेसिटी भी कम है। तो इसके बाद इसमें जो आगे प्रपोज्ड बिल्डिंग है, इसमें तो वार्ड का एक सेक्शन है, एक सर्विस सेक्शन है। आपस में अभी बिल्डिंग्स को जोड़ने के लिए कोई रैंप की व्यवस्था नहीं है, उसमें भी इसको जोड़ा जाएगा। और ब्रिडकुल इस काम को कर रही है। 39 करोड़ का वर्क है जो दिसंबर तक आपको करना है। और पूर्व में यहाँ पे इसमें फॉरेस्ट केस को क्लियर करने में काफ़ी वक्त लग गया था, लेकिन अब वो हो चुका है। साथ ही साथ इसका फेज़ 2 भी अंडरवे है, क्योंकि इवेंचुअली इसको स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप से इसको जाना जाएगा, बनाया जाएगा, बड़ा सेंटर बनेगा। तो वो लैंड की स्वीकृति भी अभी अपेक्षित है, जो यहाँ के डायरेक्टर साहब ने मुझे बताया है। तो वो फाइल कहाँ पे रुकी हुई है उसको परसू करके जल्दी करवाया जाएगा, ताकि हमारा फेज़ 2 भी सैंक्शन हो जाए। और एक अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीजेपी प्रदेश संगठन पर्व 2025 के अंतर्गत माननीय राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र जी का प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन संगठन की एकता, अनुशासन और सामूहिक नेतृत्व का प्रतीक है। आपको बता दें, ये निर्णय पार्टी की आंतरिक लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करता है। उन्होंने मुझे पूर्ण विश्वास है कि भट्ट जी के कुशल नेतृत्व में संगठन नई ऊर्जा, प्रतिबद्धता और जन सेवा की भावना से आगे बढ़ेगा। उनका अनुभव, दूरदर्शिता और कार्यकर्ताओं से जुड़ा बीजेपी को आगामी चुनौतियों के लिए और अधिक सशक्त बनाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने स्पा सेंटर में छापेमारी की है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस ने छापेमारी की। आपको बता दें, देहरादून के चक्राता रोड में स्थित
नेचर टू स्पा एंड सैलून में देह व्यापार चल रहा था, जिसकी खबर मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें 2 पुरुष समेत 2 महिलाएं आपत्तिजनक हालत में पाई गई। एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट यानी एनटीएफ की टीम भी मौके पर मौजूद रही। स्पा सेंटर के मालिक समेत 4 गिरफ्तारी हुई थी। 8 पीड़ितों को रेस्क्यू कर परिजनों को सौंपा गया था। स्पा सेंटर के मालिक से पूछताछ में खुलासा हुआ कि जस्ट डायल के माध्यम से कॉल पर ग्राहकों से संपर्क करता था और एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर देह व्यवहार का लालच देता था। स्पा सेंटर का मालिक मूल रूप से सहारनपुर का रहने वाला है। स्पा सेंटर के मालिक पर अनैतिक देह व्यवहार के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेला को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने मेले की सुरक्षा, यातायात और पार्किंग व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कांवड़ मेला पूरी तरह से हाईटेक सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें, ये तकनीकी पहल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। साथ ही एसएसपी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वो पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए व्यवस्थाओं का पालन करें और सहयोग प्रदान करें। कांवड़ यात्रा की सुचारू और सुगम बनाने को लेकर खासकर हमारे जो पार्किंग स्थल हैं, जो डायवर्जन प्लान है, उनको एक QR कोड के माध्यम से हरिद्वार की साइट पर आने के लिए आमंत्रित किया गया है। QR कोड समस्त जगह पर प्रचारित और प्रसारित भी किया जा रहा है। जितने भी कांवड़ यात्रीगण या जो भी लोग इस यात्रा रूट पर आएंगे, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस QR कोड को वो ज़रूर स्कैन करें, क्योंकि उससे निकटवर्ती पार्किंग स्थल और कहाँ पर डाइवर्जन प्लान है, इनकेस अगर कोई वन वे चल रहा है या डाइवर्जन प्लान है, वो उस QR कोड के माध्यम से उनको भली बातें उससे परिचित हो जाएंगे, तो उसको जो है प्रचार। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।